हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं पीएम का चैप्टर 13 जिसका नाम है परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंट्रोल, इसको कवर करने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ रेशो है, इसके ज़रिए हम ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं और फिर इसके लिए कंट्रोल स्टेप अप्लाई करते हैं। तो रेशो एनालिसिस ये ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की परफॉर्मेंस बताती है। तो सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, इस पर बात करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो एक कंपनी की प्रॉफिट कमाने की क्या एबिलिटी है, ये प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में सबसे पहला है एसेट टर्नओवर। सेल रेवेन्यू कैपिटल एम्प्लॉयड का कितना टाइम है, ये इसका आंसर टाइम में आता है। लेकिन अगर एसेट टर्नओवर को स्पेसिफिकली डिस्कस करते हो, डिफाइन करते हो, तो इसका मतलब है कि हमारी मैनेजर ने कैपिटल एम्प्लॉयड को कितनी अच्छी से यूटिलाइज किया सेल रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। जैसे सेल रेवेन्यू हमारे पास है 1 मिलियन, जबकि कैपिटल एम्प्लॉयड तो 1 लाख। तो एसेट टर्नओवर का फार्मूला है सेल रेवेन्यू डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सेल रेवेन्यू 1 मिलियन जबकि कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख, तो 1 मिलियन डिवाइड बाई 1 लाख, तो ये हमारे पास 10 टाइम आता है। अगर आपका एसेट टर्नओवर ज़्यादा है, अगर आपके एसेट टर्नओवर ज़्यादा आता है या ज़्यादा आ गया, तो इसका मतलब है कि आपके मैनेजर ने एसेट को, कैपिटल एम्प्लॉयड को ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज़ किया, इफेक्टिवली यूटिलाइज़ किया। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में जो सेकंड नंबर पर है वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फार्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100%, मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारे पास पर्सन में इसका आंसर आता है। और इसका मतलब है प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड का कितना परसेंट है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को स्पेसिफिकली डिफाइन करते हो, तो इसका मकसद है हमारी मैनेजर ने कैपिटल एम्प्लॉयड को कितनी अच्छी से यूज़ किया प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए। जैसे हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है 4 लाख, जबकि कैपिटल एम्प्लॉयड है 1 मिलियन। तो 4 लाख को जब 1 मिलियन पर डिवाइड कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास 40% आता है। तो एसेट टर्नओवर और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों रेशो का मकसद है कि आपके मैनेजर आपके एसेट को अच्छे से यूज़ कर रहा है कि नहीं। तो हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशो पर बात कर रहे थे। तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसमें क्या क्या चीज़ें थे? सेल, कॉस्ट ऑफ सेल और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। तो सेल से जब हम कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है, और फिर ग्रॉस प्रॉफिट से जब हम नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड माइनस कर देते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है। तो सेल और कास्ट ऑफ सेल में क्या क्या चीज़ें आती है? कास्ट ऑफ सेल में ये चीज़ें आती है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड। तो इन सारों को जब हम ऐड कर देते हो हमारे पास कास्ट ऑफ सेल आता है। तो सेल से जब हम कास्ट ऑफ सेल माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट से हम जब नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड माइनस कर देते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आते हैं। तो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड में सेलिंग कास्ट, एडमिन कास्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट, एक्सेट्रा वगैरह इस तरह चीज़ें आते हैं। तो इन सारों को जब हम ऐड कर देते हो हमारे पास नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड आता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट से जब हम ये नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड माइनस कर देते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है, या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ये भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, और इसका फार्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल मल्टीप्लाई 100। यानी ग्रॉस प्रॉफिट हमारे सेल का कितना परसेंट है। इस तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है। इसका फार्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल मल्टीप्लाई 100। और इसका भी ये मतलब है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे सेल का कितना परसेंट है। या फिर ट्रेंड एनालिसिस या इंक्रीज डिक्रीज इन सेल कॉस्ट ऑफ सेल, इस पर क्वेश्चन आ जाए तो इसको हम इस तरह कैलकुलेट कर देते हैं। तो इसका फार्मूला है करंट ईयर डेटा माइनस लास्ट ईयर डेटा डिवाइड बाई लास्ट ईयर डेटा। अगर हमने ये कैलकुलेट किया कि कॉस्ट में इंक्रीज़ आया है 30%, यानी पिछले साल से कॉस्ट में 30% का इंक्रीज़ आया है, जबकि इसकी निस्बत सेल में इंक्रीज़ आया है 45%, यानी पिछले साल से सेल में 45% का इंक्रीज़ आया है। तो ये अच्छी परफॉर्मेंस को शो कर रहा है, गुड परफॉर्मेंस को शो कर रहा है, क्योंकि सेल में ज़्यादा इंक्रीज़ आया है कास्ट की निस्बत। दूसरी तरफ अगर सेल में इंक्रीज़ आया है 45%, यानी पिछले साल से सेल में 45% का इंक्रीज़ आया है, जबकि इसकी निस्बत कॉस्ट में 60% का इंक्रीज़ आया है। यानी कॉस्ट पिछले साल से 60% बढ़ा हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। तो ये पुअर परफॉर्मेंस को शो कर रहा है, क्योंकि कॉस्ट में ज़्यादा इंक्रीज़ आया है सेल की निस्बत, तो इसलिए ये पुअर परफॉर्मेंस शो कर रहा है। तो रेशो में हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशो पढ़ा, अब लिक्विडिटी रेशो पर बात करते हैं।
एक ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है? अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी शॉर्ट टर्म नीड को पूरा कर रही है तो फिर इसको लिक्विडिटी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर इसको लिक्विडिटी प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट टर्म पोजीशन में करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, इन्वेंट्री वगैरह इस तरह चीज़ें आती हैं। तो लिक्विडिटी रेशो में सबसे पहला करंट रेशो पर बात करते हैं। करंट रेशो इसका मतलब है एक लाइबिलिटी को पे करने के लिए मेरे पास कितना करंट एसेट अवेलेबल है। तो करंट रेशो का फार्मूला है करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट हमारे पास 2 लाख है जबकि करंट लाइबिलिटी 1 लाख है। तो करंट रेशो का फार्मूला है करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट की जगह हमने 2 लाख लिख दिया जबकि करंट लाइबिलिटी की जगह हमने 1 लाख लिख दिया। तो 2 लाख को जब हम 1 लाख पर डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास 2:1 आता है और ये आइडियल सिचुएशन है। और यानी एक लाइबिलिटी को पे करने के लिए मेरे पास 2 करंट एसेट अवेलेबल है, लेकिन इस 2:1 रेशो में 2 जो है वो 2 से और ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे भी ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है कि एसेट में ज़्यादातर करंट एसेट में अवेलेबल है जो ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल नहीं होता। तो लिक्विडिटी रेशो में जो सेकंड नंबर पर है वो है क्विक रेशो या फिर क्विक एसेट टेस्ट रेशो। तो क्विक रेशो का मतलब है फौरी तौर पर हमारे पास कितना करंट एसेट अवेलेबल है लाइबिलिटी को पे करने के लिए। तो इसलिए इसमें हम इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री जो है इसको पहले भेजना पड़ेगा फिर इसके बाद पैसा आएगा, तो इस पर टाइम लगता है, इसलिए करंट एसेट में से इन्वेंट्री माइनस कर देते हैं। और क्विक रेशो का फार्मूला है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट हमारे पास 2 लाख है जबकि इन्वेंट्री 1 लाख है, और करंट एसेट हमारे पास 2 लाख है, इस करंट एसेट में इन्वेंट्री 1 लाख है, और हमारे पास करंट लाइबिलिटी कितना है वो है 1 लाख। तो क्विक रेशो का फार्मूला करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट की जगह हमने 2 लाख लिख दिया जबकि इन्वेंट्री की जगह हमने 1 लाख दिया, जबकि करंट लाइबिलिटी की जगह 1 लाख लिख दिया। तो 2 लाख माइनस 1 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, तो यह हमारे पास 1:1 आता है और ये आइडियल सिचुएशन है। और ये क्विक रेशो के लिए 1:1 आइडियल सिचुएशन है, यानी एक लाइबिलिटी को पे करने के लिए मेरे पास पूरी तौर पर 1 करंट एसेट अवेलेबल है। यानी एक लाइबिलिटी को पे करने के लिए मेरे पास पूरी तौर पर 1 करंट एसेट अवेलेबल है। इसके बाद इन्वेंट्री हमारे पास बच जाएगा, इसके बाद इन करंट एसेट में इन्वेंट्री हमारे पास बच जाएगा। फिर इस इन्वेंट्री को सेल करेंगे, बेचेंगे, और फिर हमारे पास पैसा आएगा, लेकिन उस पर टाइम लगता है, इसलिए इन्वेंट्री को हम रेशो में माइनस कर देते हैं, करंट एसेट में इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं। तो रेशो में हमने सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशो पर बात की, सेकंड नंबर पर लिक्विडिटी रेशो। अब मर्जिंग एफिशिएंसी और वर्किंग कैपिटल पर बात करते हैं। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? एक बिजनेस को अपने डे टू डे ऑपरेशन को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, या फिर बिजनेस को अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस खर्चे को चलाने के लिए जो पैसे की ज़रूरत होते हैं उसी वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ वर्किंग कैपिटल की कुछ रेशो है, इस पर बात करते हैं। तो अब वर्किंग कैपिटल रेशो में सबसे पहला रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, इस पर बात करते हैं। तो रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड इसका मतलब होता है आपके रिसीवेबल आपको कितने डेज़ में पे करते हैं। इसका फार्मूला होता है एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाई क्रेडिट सेट मल्टीप्लाई 365 डेज़। ये डेज़ में काउंट होते हैं, ये रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड डेज़ में काउंट होते हैं। और रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड का आंसर जितना कम आ जाता है, जितना कम होता है, जितना कम आ जाता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि रिसीवेबल कम हो कि इससे पैसा कलेक्ट हुआ और रिसीव हुआ। तो वर्किंग कैपिटल रेशो में जो सेकंड नंबर पर है वो है रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। इसका मतलब होता है साल में कितनी दफ़ा आपको पैसा मिलता है रिसीवेबल से। रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का मतलब होता है साल में कितनी दफ़ा आपको पैसा मिलता है रिसीवेबल से। इसका फार्मूला है क्रेडिट सेल डिवाइड बाई एवरेज रिसीवेबल। तो इसका आंसर हमारे पास टाइम में आता है। एग्जाम्पल, जैसे इसका आंसर 4 टाइम आया, जैसे रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का आंसर 4 टाइम आया, तो इसका ये मतलब है कि रिसीवेबल से 4 मरतबा पैसा कलेक्ट होता है ईयर में। अब वर्किंग कैपिटल रेशो में जो थर्ड नंबर पर है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर डेज। इसका फार्मूला है एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई 365 डेज।
और एवरेज इन और इन्वेंट्री टर्नओवर डेज़ का मतलब है कितने दिन आपको इन्वेंट्री होल्ड करना पड़ता है, या इन्वेंट्री कितने दिनों में आकर चली जाती है। और इस इन्वेंट्री टर्नओवर डेज़ का आंसर जितना छोटा होता है, कम होता है, इतना ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद होता है, बेनिफिशियल होता है। क्योंकि इसका आंसर जितना छोटा होता है, इसका मतलब होता है कि इन्वेंट्री फ़ौरन आकर चली जाती है। वर्किंग कैपिटल में वर्किंग कैपिटल रेशो में जो फोर्थ नंबर पर है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इसका फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय ए इन्वेंट्री, और इसका आंसर हमारे पास टाइम में आता है। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का मतलब है साल में कितनी दफ़ा इन्वेंट्री आकर चली जाती है। जैसे अगर इसका आंसर 10 टाइम आया तो इसका ये मतलब हुआ कि साल में 10 दफ़ा इन्वेंट्री आकर चली जाती है। वर्किंग कैपिटल रेशो में जो पेप नंबर पर है वो है पेएबल पेमेंट पीरियड। इसका फार्मूला है एवरेज पेएबल डिवाइड बाई क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाई 365 डेज। पेएबल पेमेंट पीरियड का मतलब होता है आप अपने क्रेडिटर को पे करने में कितना टाइम लगाते हो। आप अपने पेएबल या फिर क्रेडिटर को पे करने में कितना टाइम लगाते हो। मोर इज़ बेटर बट शुड नॉट डैमेज द क्रेडिट रेटिंग। कैश जितना डिले पे करेंगे उतना दिनों तक हमारे पास कैश अवेलेबल होगा और ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होगा, लेकिन इतना भी डिले न करें कि हमारी क्रेडिट रेटिंग को ख़राब कर जाए। तो वर्किंग कैपिटल में जो सबसे लास्ट रेशो है वो है पेएबल टर्नओवर रेशो। इसका फार्मूला है क्रेडिट परचेज डिवाइड बाई पेएबल, और इसका आंसर हमारे पास टाइम्स में आता है। पेएबल टर्नओवर रेशो का मतलब है कि एक साल में कितनी दफ़ा पेमेंट करते हो सप्लायर को। जैसे अगर इसका आंसर 10 टाइम आया तो इसका ये मतलब होता है कि एक साल में 10 मरतबा सप्लायर को पे करते हो। रिस्क मेजरमेंट रेशो, तो हमने सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी, सेकंड नंबर पर लिक्विडिटी, थर्ड नंबर पर वर्किंग कैपिटल, और फोर्थ नंबर पर रिस्क मेजरमेंट रेशो पर बात करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है गियरिंग रेशो। इसका फार्मूला है लॉन्ग टर्म डिप डिवाइड बाई लॉन्ग टर्म डिप प्लस इक्विटी मल्टीप्लाई 100। डिप्ट यानी लोन कितना परसेंट है आउट ऑफ टोटल फाइनेंस। बिजनेस का फाइनेंस दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, यानी एक डिप्ट यानी लोन, और दूसरा इक्विटी यानी अनर ने जो इन्वेस्टमेंट की। कि लॉन्ग टर्म डिप यानी लोन कितना परसेंट है आउट ऑफ टोटल फाइनेंस, या फिर कंपनी ने जो पैसा इकट्ठा किया इसमें लोन का पोर्शन कितना है। अगर इसका आंसर हाई आता है तो फिर वो बिज़नेस रिस्क में है, क्योंकि इस बिज़नेस में लोन का पोर्शन हाई है, और इसका मतलब हुआ कि बिज़नेस ज़्यादातर लोन पर मुश्तमिल है। रिस्क मेजरमेंट रेशो में जो सेकंड रेशो है वो है डिप्ट इक्विटी रेशो। डिप्ट का मतलब लोन, जबकि इक्विटी का मतलब अनर ने जो इन्वेस्टमेंट की, अनर ने जो पैसा लगाया हुआ है। तो डिप्ट इक्विटी रेशो का फार्मूला है डिप्ट डिवाइड बाई इक्विटी। आपका डिप्ट यानी लोन आपकी इक्विटी की निस्बत कम है या ज़्यादा है, या फिर एक फर्म्स के टोटल इन्वेस्टमेंट में कितना कर्जा है और कितना ओनर ने पैसा लगाया हुआ है। अगर इसका रेशो हाई आता है, अगर डिप्ट इक्विटी रेशो हाई आता है तो इसका ये मतलब है कि लोन का पोर्शन ज़्यादा है इक्विटी की निस्बत, तो फिर वो बिज़नेस रिस्क होगा, क्योंकि वो बिज़नेस लोन पे ज़्यादा मुश्तमिल है। मोर डिप्ट मोर रिस्क। तो अब रिस्क मेजरमेंट रेशो में जो थर्ड नंबर पर है वो ऑपरेशनल गियरिंग, इस पर बात करते हैं। तो ऑपरेशनल गियरिंग, इसमें फिक्स कास्ट के फैक्टर को लाते हैं। जैसे दो आदमी है ए एंड बी, दोनों का एक एक हाई क्लास रेस्टोरेंट है। ए के अपनी बिल्डिंग है रेस्टोरेंट के लिए, जबकि बी ने किराए पर बिल्डिंग लिया है रेस्टोरेंट के लिए। और इस तरह कोविड आया यानी कोरोना वायरस का सीज़न आ गया और दोनों के रेस्टोरेंट बंद हो गए, तो बी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इसका अपना बिल्डिंग नहीं है। तो फिक्स कास्ट यानी बिल्डिंग को रेंट पे करेंगे हर हाल में। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब फिक्स कास्ट ज़्यादा होता है तो रिस्क भी ज़्यादा होता है। और ऑपरेशनल गियरिंग का फार्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई पीबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन किस तरह कैलकुलेट होता है, जब हम टोटल सेल में से टोटल ऑल वेरिएबल कास्ट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आता है। और ये पीबीआईटी किस तरह कैलकुलेट होता है, जब हम टोटल कंट्रीब्यूशन में से टोटल फिक्स कास्ट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये पीबीआईटी आता है। तो जब फिक्स कास्ट नहीं होगा या कम होगा, तो जब फिक्स कास्ट नहीं होगा या कम होगा तो फिर प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रॉफिट तो कैलकुलेट हम इस तरह करते हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस टोटल फिक्स कास्ट। तो फिर ऑपरेशनल गियरिंग का आंसर कम आएगा।
और तो इसका ये मतलब होता है कि रिस्क भी कम है। तो इसका कंसेप्ट यहाँ से क्लियर कर देते हैं कि किस तरह। तो ए का फिक्स्ड कास्ट है 75,000, जबकि बी का फिक्स्ड कास्ट है 50,000। तो कंट्रीब्यूशन हमारे पास है 1 लाख। तो 1 लाख से जब हम ये फिक्स का 75,000 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास PBIT 25,000 आता है, क्योंकि PBIT इस तरह कैलकुलेट होता है, टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस टोटल फिक्स कास्ट। तो 1 लाख को जब 25,000 पर डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास ऑपरेशनल गियरिंग 4 आता है। इस तरह बी, तो कंट्रीब्यूशन है 1 लाख, जबकि फिक्स्ड कास्ट है 50,000। तो 1 लाख से जब हम 50,000 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास PBIT 50,000 आता है, क्योंकि PBIT इस तरह कैलकुलेट होता है, टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस टोटल फिक्स्ड कास्ट। तो 1 लाख को जब 50,000 पर डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास ऑपरेशनल गियरिंग 2 आता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब फिक्स्ड कास्ट ज़्यादा होता है तो ऑपरेशनल रिस्क भी ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर देख लिए जब यहाँ पर फिक्स्ड कास्ट ज़्यादा था तो हमारे पास ऑपरेशनल गियरिंग भी ज़्यादा आ गया। और यहाँ पर देख लिए कि जब फिक्स्ड कास्ट कम है एक की निस्बत, तो फिर ऑपरेशनल गियरिंग भी कम आ गया। तो इसका ये मतलब है कि जब फिक्स्ड कास्ट कम होता है तो ऑपरेशनल रिस्क भी कम होता है। रेशो कंपैरिजन, रेशो को हम किसके साथ कंपेयर करते हैं? तो यह इसको हम इंडस्ट्री एवरेज के साथ कंपेयर करेंगे, या फिर कंपटीटर के साथ, या फिर फास्ट रेशो के साथ। इसको हम कंपेयर करते हैं ताकि हमें पता लगे कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह है, अच्छी है, बुरी है। इन्वेस्टमेंट रेशो, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते इन्वेस्टमेंट रेशो। तो यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट के रेशो है, इसमें जो सबसे पहला है वो है इंटरेस्ट कवर। मैं अपने प्रॉफिट में से कितना इंटरेस्ट दे सकता हूँ, या फिर ₹1 इंटरेस्ट देने के लिए मेरे पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है। बिजनेस के लिए प्रॉफिट यानी कमाई अच्छी होनी चाहिए इंटरेस्ट के मुकाबले में। तो हमारे पास PBIT यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी प्रॉफिट अवेलेबल है 1 मिलियन, जबकि इंटरेस्ट है 2 लाख। तो इंटरेस्ट कवर का फार्मूला है PBIT डिवाइड बाई इंटरेस्ट पर ईयर। तो PBIT की जगह यानी प्रॉफिट की जगह हमने 1 मिलियन लिख दिया, जबकि इंटरेस्ट की जगह हमने 2 लाख लिख दिया। तो 1 मिलियन को जब 2 लाख पर डिवाइड कर देते तो हमारे पास 5:1 आता है। तो इसका मतलब है ₹1 इंटरेस्ट देने के लिए मेरे पास 5 का प्रॉफिट अवेलेबल है। तो इन्वेस्टमेंट रेशो में जो सेकंड नंबर पर है वो है डिविडेंड कवर। ₹1 डिविडेंड पे करने के लिए हमारे पास कितना पेट अवेलेबल है, कितना प्रॉफिट अवेलेबल है। ₹1 डिविडेंड पे करने के लिए हमारे पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है। और ये पेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किस तरह आता है, जब हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट और टैक्स माइनस कर देते हैं तो हमारे पास पेट आता है। तो डिविडेंड कवर का फार्मूला है पेट डिवाइड बाई डिविडेंड पर ईयर। तो हमारे पास यहाँ पर पेट अवेलेबल है जो कि है 4 लाख, जबकि डिविडेंड है 1 लाख। तो हमने पेट की जगह 4 लाख लिख दिया, जबकि डिविडेंड की जगह हमने 1 लाख लिख दिया। तो 4 लाख को जब 1 लाख पर डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास 4:1 आता है। तो इसका मतलब है ₹1 डिविडेंड पे करने के लिए हमारे पास 4 का प्रॉफिट अवेलेबल है। तो इन्वेस्टमेंट रेशो में जो थर्ड नंबर पर है वो है अर्निंग पर शेयर। इसका मतलब है आपने एक शेयर के अगेंस्ट कितना ईएन किया, कमाया, ईएन किया यानी कमाया। तो अर्निंग पर शेयर का फार्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर। जैसे हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अवेलेबल है जो कि है 1 मिलियन, जबकि नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर है 1 लाख। तो अर्निंग पर शेयर का फार्मूला है पेट डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर। तो पेट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जगह हमने 1 मिलियन लिख दिया, जबकि नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर की जगह हमने 1 लाख लिख दिया। तो 1 मिलियन को जब 1 लाख पर डिवाइड कर देते तो हमारे पास 10 पर शेयर आता है। तो इसका मतलब है कि एक शेयर के अगेंस्ट आप 10 का प्रॉफिट कमा रहे हो। इन्वेस्टर रेशो में जो फोर्थ नंबर पर है वो है प्राइस पर अर्निंग रेशो। इसका मतलब है कि मार्केट में इन्वेस्टर जो मौजूद है, कि मार्केट में जो इन्वेस्टर मौजूद है इनके जज्बात क्या है आपकी कंपनी की फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में। इसका फार्मूला है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। तो एक कंपनी है, इसका मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर 100 है, यानी एक शेयर जो है वो लोग 100 पर ख़रीद रही है, जबकि अर्निंग पर शेयर 50 है उस कंपनी का, यानी एक शेयर के अगेंस्ट वो 50 कमा रही है। तो
प्राइस पर अर्निंग रेशो का फार्मूला है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर की जगह हमने 100 लिख दिया, जबकि अर्निंग पर शेयर की जगह हमने 50 लिख दिया। तो इसका 100 डिवाइड बाई 50 तो है हमारे पास 2 आता है। तो इसका ये मतलब है कि लोग जो है वो इस एक कंपनी के बारे में अच्छा सोच रही है, क्योंकि वो इसका शेयर 100 पर ख़रीद रही है, जबकि वो कंपनी जो है वो एक शेयर के अगेंस्ट 50 कमा रही है। तो इस लोगों का ख्याल है कि ये कंपनी आगे बहुत ज़्यादा कमाएगा। और तो इसका ये मतलब हुआ कि ये लोग सोच रहे हैं कि ये एक कंपनी जो है वो फ्यूचर में बहुत प्रॉफिटेबल होगा और इसके शेयर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आएगा और इसके शेयर की प्राइस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आएगा, इसलिए लोग अर्निंग पर शेयर से भी ज़्यादा कीमत पर ख़रीद रही है। जबकि ये बी जो कंपनी है इसका मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर 50 है, जबकि अर्निंग पर शेयर 100 है। तो इसका ये मतलब हुआ कि लोग इसके शेयर को 50 पर ख़रीद रही है, जबकि ये बी कंपनी एक शेयर के अगेंस्ट 100 कमा रही है। तो प्राइस पर अर्निंग रेशो का फार्मूला है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर की जगह हमने 50 लिख दिया, जबकि अर्निंग पर शेयर की जगह हमने 100 लिख दिया। तो 50 डिवाइड बाय 100 तो ये हमारे पास 0.5 आता है। तो बी का प्राइस पर अर्निंग रेशो 0.5 आ गया। तो इसका ये मतलब हुआ कि लोग बी कंपनी के बारे में अच्छा नहीं सोच रही, वो सोच रही है कि ये बी कंपनी फ्यूचर में लॉस में होगा और इसके शेयर की प्राइस में बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ आएगा, इसलिए लोग अर्निंग पर शेयर से भी कम कीमत पर ख़रीद रही है। तो बी कंपनी के बारे में लोग अच्छा नहीं सोच रही है। हमने अभी तक जो सारे रेशो पढ़े, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, लिक्विडिटी रेशो, वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टर रेशो, वो सारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में थे, लेकिन उस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के कुछ नुकसान थे। प्रॉब्लम विद फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, इसमें जो सबसे पहले नुकसान है वो है फास्ट व्यू ऑफ द परफॉर्मेंस। वो सारी रेशो फास्ट यानी माजी की परफॉर्मेंस के बारे में बता रही थी, फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कहता। सेकंड जो प्रॉब्लम है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की वो है शॉर्ट टर्मिज़म। मैनेजर से सवाल आज की रेवेन्यू और कास्ट का होगा, इसलिए मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के गोल के मुताबिक काम नहीं करेगा। जैसे लेबर को ट्रेनिंग की ज़रूरत है और फिर उस ट्रेनिंग से ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर परफॉर्मेंस अच्छे होंगे। लेकिन मैनेजर कहता है कि लेबर को ट्रेनिंग मत दो, इस साल की कॉस्ट में इंक्रीज़ आएगा और फिर इस कॉस्ट की इंक्रीज़ से हमारे परफॉर्मेंस बुरी शो होंगे, ख़राब शो होंगे। थर्ड नंबर पर जो है वो है मैनिपुलेशन ऑफ रिज़ल्ट। मैनिपुलेशन ऑफ रिज़ल्ट यानी इस अकाउंटिंग डेटा में एस्टिमेट बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी अकाउंटिंग डेटा में एस्टिमेट बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे डिप्रिसिएशन। तो फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो सकती है। या फिर एक दफ़ा मैनिपुलेशन ऑफ रिज़ल्ट, इसके अकाउंटिंग डेटा में एस्टिमेट बहुत ज़्यादा होते हैं, अकाउंटिंग डेटा में एस्टिमेट बहुत ज़्यादा होते हैं जैसे डिप्रिसिएशन, इसलिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम में जो फोर्थ नंबर पर है वो है नैरो फोकस और डू नॉट कन्वे फुल पिक्चर। यानी ये सिर्फ हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी मॉनेटरी साइड वाले के बारे में बताते हैं, जबकि नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में कुछ नहीं कहता। तो इसलिए बैलेंस स्कोर कार्ड आ गया, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल आ गया। तो बैलेंस स्कोर कार्ड और बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल को बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। बैलेंस स्कोर कार्ड, तो इसमें 4 चीज़ें होती हैं, यानी बिज़नेस को 4 पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सबसे पहला कस्टमर पर्सपेक्टिव, सेकंड नंबर फॉर इंटरनल पर्सपेक्टिव, थर्ड इनोवेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव, फोर्थ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। तो एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे पास ये बैलेंस स्कोर कार्ड क्यों आया? तो द जस्टिफिकेशन बैलेंस स्कोर कार्ड ओवर द ट्रेडिशनल मेजर आर दैट को, क्योंकि पुराने तरीके में सिर्फ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखता था और इसमें अकाउंटिंग फिगर एस्टिमेट पर मुश्तमिल होता है, जैसे डिप्रिसिएशन। सो इसमें मैनिपुलेशन हो सकता है, तो एक दफ़ा रीड करते हैं। अकाउंटिंग फिगर आर इजीली मैनिपुलेटेड एंड सच में भी अनरिलायबल। और बैलेंस स्कोर कार्ड आने की दूसरी जो वजह है वो ये बिजनेस में चेंजेस और मार्केट इन्वायरमेंट फाइनेंशियल रिजल्ट में शो नहीं होता।
इसलिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अलावा और फैक्टर को भी देखते हैं। तो एक दफ़ा रीड करते हैं, द चेंजेस इन द बिजनेस एंड मार्केट इन्वायरमेंट डू नॉट शो इन द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी until much later. Factor other than financial performance must be therefore be targeted. तो बैलेंस स्कोर कार्ड 4 चीज़ों पर मुश्तमिल था। अब एक एक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला कस्टमर पर्सपेक्टिव, यानी कस्टमर पर्सपेक्टिव से बिज़नेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बुरा। यानी इसमें मुख्तलिफ टाइप ऑफ कस्टमर के एनालिसिस करते हैं कि कस्टमर सेटिस्फाइड है या फिर सर्विस और प्रोडक्ट कस्टमर को किस तरह डिलीवर हो रहा है। इसमें इस तरह चीज़ों पर फोकस की जाती है, जैसे न्यू प्रोडक्ट, नई मार्केट, कस्टमर को रिटेन करना, कस्टमर सेटिस्फाइड होना। तो एक दफ़ा रीड करते हैं कस्टमर पर्सपेक्टिव। तो एक दफ़ा रीड करते हैं कस्टमर पर्सपेक्टिव। हाउ डू द कस्टमर perceive the firms? This focuses on the analysis of different type of customer, their degree of satisfaction, and the process used to deliver product and services to customer. Particular areas focus will include customer service, new product, new market, customer retention, and customer satisfaction. बैलेंस स्कोर कार्ड में जो सेकंड नंबर पर था वो था इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव। इसमें ये देखते हैं कि बिजनेस की इंटरनल एक्टिविटी स्मूथली परफॉर्म हो रहा है कि नहीं, या फिर प्रोडक्ट और सर्विसेज कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पे उतरते हैं कि नहीं, प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब तो नहीं हो रहा, एम्प्लॉय मोटिवेटेड है कि नहीं। एक दफ़ा रीड करते हैं इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव। हाउ विल द बिजनेस इज़ परफॉर्मिंग, whether the product and services are offered meet the customer expectation, activities in which the firm excel and in what must it excel in the future, quality performance, quality motivated workforce. बैलेंस स्कोर कार्ड में जो थर्ड नंबर पर है वो है इनोवेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव। इसमें इस तरह चीज़ों को देखते हैं कि क्या बिज़नेस में इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, बिज़नेस की कौन से एरिया में इम्प्रूवमेंट लाजमी है, न्यू प्रोडक्ट से कितनी रेवेन्यू आया, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी कि नहीं, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुई कि नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बजट सर्व की नहीं, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए बजट सर्व हुई कि नहीं। तो एक दफ़ा रीड करते हैं इनोवेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव। कैन वी कंटिन्यू टू इम्प्रूव द क्रिएट वैल्यू, इन विच एरिया मस्ट द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, परसेंटेज ऑफ सेल फ्रॉम द न्यू प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग, नंबर ऑफ एम्प्लॉय सजेशन, एक्सटेंट ऑफ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। तो बैलेंस स्कोर कार्ड का जो फोर्थ नंबर पर पर्सपेक्टिव था वो था फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। ये शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से कंसर्न होता है। हमने पहले जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, लिक्विडिटी रेशो, इन्वेस्टमेंट रेशो वो सब पढ़े, वो सब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में आता है। तो एक दफ़ा करते हैं फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। दिस इज कंसर्न विद शेयर होल्डर व्यू ऑफ परफॉर्मेंस। शेयर होल्डर आर कंसर्न विद द मेनी एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एमंग द मेजर ऑफ सक्सेस आर मार्केट शेयर, प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी वैल्यू एडेड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैश फ्लो, शेयर प्राइस। तो ये सब कुछ हमने पहले रेशो में पढ़ी थी, जो हमने पहले जो सारी रेशो पढ़ी वो सब कुछ, ये सब कुछ उसमें था। तो बैलेंस स्कोर कार्ड पर हमने बात की। अब बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल पर बात करते हैं। तो इसमें परफॉर्मेंस मेजर को 3 एरियाज में डिवाइड किया है, स्टैंडर्ड, रिवार्ड एंड डायमेंशन। दिस मॉडल इज़ पार्टिकुलर, तो एक दफ़ा रीड करते हैं इसको रीड करते हैं। दिस मॉडल इज़ पार्टिकुलर सूटेड टू सर्विस इंडस्ट्रीज, फिजिकल एंड मूड डिवाइड द परफॉर्मेंस मेजरमेंट इनटू 3 एरियाज, स्टैंडर्ड, रिवार्ड एंड डायमेंशन। तो सबसे पहले डायमेंशन पर बात करते हैं। तो बैलेंस स्कोर कार्ड में बैलेंस स्कोर कार्ड 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है, जबकि ये बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के डायमेंशन में 6 चीज़ें हैं। तो सबसे पहला फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये अमूमन शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, और हमने जो प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, इन्वेस्टर रेशो वो सब कुछ पढ़े, वो सब कुछ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में आता है। डायमेंशन में जो सेकंड नंबर पर है वो है कम्पिटिवनेस। आप अपने मुकाबिल में किस तरह हो, जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आपकी कम्पिटिवनेस है। जैसे मार्केट शेयर अगर आपकी ज़्यादा है तो ये आपकी स्ट्रेंथ है, या फिर सेल ग्रोथ आपकी ज़्यादा है तो वो भी आपकी स्ट्रेंथ है। डायमेंशन में थर्ड नंबर पर है क्वालिटी। ये भी नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट है, और इसका हमें कस्टमर कंप्लेन से पता चलता है, या फिर नंबर ऑफ सेल ऑर्डर रिटर्न। अगर कंप्लेन या फिर नंबर ऑफ सेल ऑर्डर रिटर्न ज़्यादा है तो इसका मतलब है क्वालिटी में कुछ ख़राबी आई है। डायमेंशन में 4 नंबर पर है फ्लेक्सिबिलिटी।
यानी आपके काम में फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी में कस्टमाइज प्रोडक्ट आता है, यानी कस्टमर के मुताबिक प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो आपके काम में फ्लेक्सिबिलिटी है। या फिर फ्लेक्सिबिलिटी इन डिलीवरी टाइम, जैसे आपके पास जब ऑर्डर आता है तो फिर कस्टमर को रॉ मटेरियल रिसीव करने में 10 दिन लगते हैं, लेकिन इस डिलीवरी टाइम में कमी भी आ सकती है अगर कस्टमर निगोशिएशन करे। तो डायमेंशन में 5th नंबर पर है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। आप अपने रिसोर्सेज को कितनी इफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हो, इसका हमें पता लगता है नंबर ऑफ यूनिट फॉर एम्प्लॉय, यानी एक एम्प्लॉय कितनी यूनिट प्रोड्यूस करता है। या फिर नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस पर मशीन, एक मशीन कितना यूनिट प्रोड्यूस करता है। या फिर नंबर ऑफ कस्टमर सर्व फॉर एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय कितनी कस्टमर एक एम्प्लॉय ने कितनी कस्टमर को सर्व की। डायमेंशन में 6 नंबर पर है इनोवेशन। इसमें ये चीज़ें आती हैं कि कितने न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च किया, कितने बजट सेट किया है रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, या फिर कितना रेवेन्यू कमाया न्यू प्रोडक्ट से। तो अब बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल की सेकंड चीज़ स्टैंडर्ड पर बात करते हैं। तो इस स्टैंडर्ड में सबसे पहला चीज़ है ऑनरशिप, यानी एम्प्लॉय को टारगेट सेट करने में पार्टिसिपेट कराओ। स्टैंडर्ड में सेकंड नंबर पर चीज़ है अचीवेबिलिटी, यानी टारगेट इस तरह रख के जिसको एम्प्लॉय अचीव कर सकते हो, यानी हद से ज़्यादा मुश्किल ना हो। स्टैंडर्ड में थर्ड नंबर पर चीज़ है इक्विटी, यानी स्टैंडर्ड सबके लिए इक्वल होना चाहिए। बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल की तीसरी चीज़ रिवार्ड पर बात करते हैं। तो रिवार्ड में सबसे पहला चीज़ है क्लियरिटी, रिवार्ड को क्लियर होना चाहिए। जैसे आपने एक टारगेट रखा हुआ है, अगर ये टारगेट अचीव हुआ तो इसको इनाम दे देंगे, यानी एम्प्लॉय को इनाम दे देंगे, बोनस दे देंगे, लेकिन कितना बोनस दे देंगे ये नहीं बताया, तो ये क्लियर नहीं है। अगर आपने ये बताया कि इसको 2 लाख बोनस मिल जाएगा तो ये अब क्लियर हो गया। रिवार्ड में सेकंड चीज़ है मोटिवेशन, यानी रिवार्ड इस तरह होना चाहिए जो मोटिवेटेड हो। जैसे अगर आपने ये बताया कि अगर ये टारगेट अचीव हुआ तो ये हर एम्प्लॉय को 1000 का रिवार्ड दे देंगे, तो ये मोटिवेटेड नहीं है, तो फिर एम्प्लॉय इसके लिए कोशिश भी नहीं करेगा। और अगर आपने ये बताया कि अगर टारगेट अचीव हुआ तो एक एम्प्लॉय को 2 लाख का बोनस दे देंगे, तो ये मोटिवेटेड है और फिर एम्प्लॉय इसके लिए हार्ड वर्क करेगा। रिवार्ड में थर्ड नंबर पर चीज़ है कंट्रोलेबिलिटी, यानी एम्प्लॉय को रिवार्ड इस चीज़ का मिल जाएगा जो इसके कंट्रोल में हो।